हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। आज हम फिजिक्स के एक चैप्टर है न्यूक्लियाई, और इस न्यूक्लियाई में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है, पहले हम इसको समझ लें कि हम जानते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है उससे अपने आप अल्फा, बीटा और गामा रे निकलते रहती है। ठीक है, और ये अल्फा रे, गामा रे और बीटा रे जिस एलिमेंट से निकलती है उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस अल्फा, बीटा और गामा रे की जो निकलने की स्पीड है, ना तो हम इस स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ना इसकी निकलने की संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर सिंपल भाषा में समझें तो जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा, बीटा, गामा रे निकलती है, ना तो हम उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं, यानी हम अपनी मर्जी से जितना अल्फा चाहेंगे उतना निकाल नहीं सकते हैं, अपनी मर्जी से जितना बीटा चाहेंगे उतना नहीं निकाल सकते हैं, अपनी मर्जी से जितना गामा चाहेंगे उतना नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आप शादी वादी में देखे होंगे तो क्या होता है कि मतलब जैसे मान लो आपका जो भी फेवरेट मिठाई है और वो चल रहा हो, है ना, उस शादी में, उस शादी पार्टी में वो मिठाई मतलब खाने के लिए बनाया गया है और आपके थाली में बहुत कम है, तो आप देखते ना कि जो भी मिठाई लेके जा रहा है उसको पकड़ करके भाई हमको भी देना, हमको भी देना है ना, इस तरह से करने लगते हैं ना। यानी हम अपने थाली में जो मिठाई है उसकी संख्या को बढ़ाते हैं बोल करके। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब कहीं विशेष जगह पे गए हैं ना, आपका विशेष ख्याल रखा जा रहा है, आ करके बोल रहे हैं जिसके यहाँ आप गए कि भाई इसका थोड़ा बड़ा अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, तो आपके ऊपर मिठाई का पूरा एकदम बौछार लगा हुआ, जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा मिल जा रहा, तो आप कंट्रोल करते भाई अब छोड़ दे, रहने दे, कम कर दे, है ना। पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से अल्फा, बीटा और गामा रे का जो भी पार्टिकल निकलते हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एक इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कब कौन पार्टिकल निकल जाएगा यह भी किसी को पता नहीं है। कब अल्फा निकल जाए, कब बीटा निकल जाए, या फिर एक अल्फा निकलने के बाद दूसरा अल्फा कितना देरी के बाद निकलेगा, इसके पीछे भी कोई कैलकुलेशन नहीं है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आप किसी चौराहे पर खड़े हैं और आपसे पूछा जाए कि भाई अगला गाड़ी किधर से आने वाला है। ठीक है, मान लो आप कोई भी रोड पे मतलब खड़े हो और आपसे पूछ लिया जाए कि अगला गाड़ी किधर आने वाला है, तो आप नहीं बता सकते हो कि अगला गाड़ी किधर आने वाला है, क्योंकि इसका कुछ मतलब ये लिमिट नहीं है ना कि आप इधर ही से आएगा, राइट से आएगा, लेफ्ट से आएगा, है ना, सामने से आएगा या पीछे से आएगा। तो ठीक उसी तरह से किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ठीक है, तो थोरियम हो गया, तो इन सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से किससे अल्फा निकल जाएगा, या पहला अल्फा के बाद दूसरा अल्फा कब निकलेगा, एक दिन के बाद निकलेगा, एक साल के बाद निकलेगा, अनंत साल के बाद निकलेगा, इसके बारे में कोई पता नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इस पे कुछ साइंटिस्ट थे, मतलब एक डेटा एनालिसिस करके कि मतलब बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ले करके और उस पर स्टडी करके उन्होंने एक नियम बनाया है जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव क्षय का नियम। और यहां से हमको एक इक्वेशन मिलने वाला है बाबू, n इज इक्वल टू n नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा टी, n बराबर n नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा टी। अभी हम लोग बातचीत करेंगे कि n क्या है, n नॉट क्या है, e आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, और लेमडा क्या है और t क्या है। ठीक है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बिहार बोर्ड में तो 5 नंबर में ये पूछा जाता है ना, 5 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, और कई साल ये पूछा भी गया है सवाल। ठीक है, 5 नंबर में ये पूछा गया n बराबर n नॉट ई पे पावर माइनस लेमडा टी को साबित करें, या फिर ये जो नियम दिए हैं वो नियम जो भी दिए हैं साइंटिस्ट उनका नाम है, यानी 2 साइंटिस्ट मिल करके, एक थे रदरफोर्ड, ठीक है, और दूसरा थे सोडी। तो कई बार ऐसा आ जाता है सवाल में कि रदरफोर्ड एवं सोडी के रेडियो एक्टिव क्षय के नियम का जो भी व्यंजक प्राप्त करे, या फिर उसका जो नियम है उस नियम को आप लिखिए और जो मैथमेटिकल समीकरण है उस समीकरण को आप प्राप्त कीजिए।
तो इस तरह से आपके पास सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो भी नियम है उस नियम को समझते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक दो पॉइंट हम ऐड कर लेंगे यहां पे कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, ठीक है, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से स्वतः यानी अपने आप, ठीक है, अपने आप अल्फा बीटा गामा कण निकलता रहता है और इसके निकलने की जो स्पीड है या फिर निकलने की जो संख्या है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी निकलने की संख्या को किसी भी प्रकार का मतलब होगा कोई भी भौतिक प्रकार या फिर रासायनिक प्रकार, ठीक है, किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा जो हम देखेंगे कि इससे जो अल्फा और बीटा गामा रे जो निकलता है ये अनियमित रूप से, मतलब रैंडम तरीके से, है ना, कभी अल्फा निकल जाए, कभी बीटा निकल जाए, कभी बहुत तेजी से अल्फा बीटा गामा निकलेगा, कभी बहुत स्लो निकलेगा। ठीक है, तो रैंडम प्रोसेस है ये। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव क्षय जो है, डीके जो होता है वो अनियमित रूप से होता है। ठीक है, अनियमित रूप यानी रैंडम तरीके से होता है। ठीक है, रैंडम प्रोसेस है ये, रैंडम अनियमित रूप से होता है, रैंडम प्रोसेस है ये। पर अभी बताया जैसे आपको कि मतलब कुछ साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड और सोडी ने, ये लोग ने डेटा एनालिसिस करके हमको ये बताया कि मतलब इसके पीछे का जो है निकलने की जो दर है, इस दर से रिलेटेड क्या नियम बन सकता है, और वो नियम हमको मिला था n बराबर n0 e पे पावर माइनस लेमडा टी। तो उसको भी देखेंगे और प्रूव भी करेंगे, है ना। तो आप इसको लिख लो। तो अब बात करते हैं हम इसके क्षय के नियम का। तो इसका क्षय का जो नियम है कि परमाणु के क्षय का जो दर है वो समानुपाती होता है शेष सक्रिय परमाणु का। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो आप फिलहाल के लिए ये नियम जानो कि परमाणु के जो क्षय का दर है वो क्षय का दर समानुपाती होता है किसका, शेष सक्रिय परमाणु का, है ना। ये आपको एज ए लॉ जो है याद रखना है। ठीक है, परमाणु के क्षय का दर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेष सक्रिय परमाणु का। तो एक्चुअल में इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लो कि कोई ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसके पास शुरुआत में यानी T1 इज इक्वल टू 0, शुरुआत के टाइम में T1 इज इक्वल टू 0 टाइम पर उसमें उसके पास जो सक्रिय परमाणु की जो संख्या थी वो n0 थी। ठीक है, T1 बराबर 0 समय पर सक्रिय परमाणु की संख्या जो है वो कितना है, n0 है। कितना है दिया हुआ, n0। ठीक है, T1 बराबर 0 समय पर सक्रिय परमाणु की संख्या n0 है। कुछ देर बीत गया, मान लो कि उससे अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे निकलते रहती है, और हम लोग को पता है कि जैसे अल्फा बीटा और गामा का क्षय होता है या अल्फा बीटा का क्षय होता है तो उसकी परमाणु संख्या बदल जाती है और वो नए एलिमेंट में चेंज हो जाता है ना। तो T1 बराबर शुरुआत इनिशियल टाइम में उसके पास सक्रिय परमाणु की संख्या n0 थी। कुछ देर के बाद मान लो टाइम बीत करके T1 इज इक्वल टू T हो गया कुछ समय के बाद। तो इस टाइम में हम देखें कि इसकी सक्रिय परमाणु की संख्या कितनी हो गई, n बच गई। ठीक है, पहले था n0, अब कितना बचा, n बच गया। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि कुछ T3 टाइम में क्या, यानी T से कुछ और टाइम लिए T प्लस डेल्टा टी। तो T प्लस डेल्टा टी टाइम में हम देखें कि इसका जो सक्रिय परमाणु था वो n माइनस dn हो गया, मतलब घट रहा था। पहले था n0,
कुछ देर के बाद ये घट के n हो गया, फिर घट के क्या हो गया n माइनस dn हो गया। ऐसे ये घटते जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे निकलते रहती है, और जिसके कारण उसके परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या में बदलाव होते रहता है, ठीक है, उसका मान भी घटते रहता है। तो पहले था n0 शुरुआत के टाइम में, कुछ देर के बाद n हो गया, और हम एक छोटा सा टाइम इंटरवल देखें t प्लस dt में, तो उसके पास सक्रिय परमाणु की संख्या कितनी थी, n माइनस dn थी। तो हम कह सकते हैं कि dt टाइम में जो इस परमाणु की जो घटने की जो मतलब संख्या है, वो संख्या कितना हमारा है, dn है ना। समझ में आ रहा बात ना, कि t टाइम में था n, और t प्लस dt टाइम में n माइनस dn हो गया, मतलब और कम गया। जैसे अगर मान लो n 10 था और पहले से था t बराबर t टाइम में मान लो n का मान था 10, ठीक है, और t प्लस डेल्टा टी टाइम ले लिए, डेल्टा टी या dt का मतलब मान लो कि t प्लस 0.1 सेकेंड जैसी और हुआ, तो इसका मान हो गया 10 माइनस मान लो कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, dn का मान कितना है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि 0.1 सेकेंड में कितना परमाणु घट जा रहा है, 1 परमाणु घट जा रहा है। यानी इसको हम अगर इस तरह से लिखें कि dt टाइम में dn परमाणु संख्या घटती है, तो एक टाइम इंटरवल में कितना होगा, dn बाई dt, और यही हमारा क्या होगा, घटने का दर, परमाणु के क्षय का दर। दर निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए हमेशा क्या करना होता है, टाइम से डिवाइड करना होता है ना। तो एक टाइम में जो परमाणु की संख्या की घटने की जो दर है वो कितना है, dn बाई dt। अब ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में घट रहा है, तो यहां पे हम लोग साइन क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, है ना। तो नेगेटिव साइन हो जाएगा माइनस dn बाई dt, क्योंकि देखो कोई भी चीज में जब कमी आएगी, जैसे मान लो पहले था वैल्यू 2 था, बाद में हो गया 1, तो जब हम इसका देखेंगे डिफरेंस देखेंगे तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो ये घटने यानी माइनस dn ये हमको बता रहा है कि एक्चुअल में जो है परमाणु की संख्या में कमी हो रही, घट रही है, तो माइनस dn बाई dt। तो रदरफोर्ड और सोडी ने बताया कि जो घटने का दर है यानी माइनस dn बाई dt जो है वो शेष सक्रिय परमाणु, जो परमाणु मेरे पास बच रहा है, उसके समानुपाती होता है ना। यानी अगर हम रदरफोर्ड के नियम के अनुसार देखें, रदरफोर्ड एवं सोडी के नियमानुसार माइनस dn बाई dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n का। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n का। माइनस dn बाई dt जो है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n का। क्षय की जो दर है वो समानुपाती होती है, किसकी समानुपाती होती है, तो जो शेष सक्रिय परमाणु बच रहा। मतलब तुम ऐसे समझ ले कि जितना ज्यादा n का मान रहेगा, मतलब जितना ज्यादा परमाणु हमारे पास बचा रहेगा, शेष रहेगा, उतना ज्यादा यानी उतनी तेजी से परमाणु का क्षय होगा। मतलब जितना ज्यादा अगर हमारे पास जितना ज्यादा परमाणु होता है, जितना ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास मतलब परमाणु की संख्या है, उतना ज्यादा उससे रेडियो एक्टिव क्षय होने वाला, उतना ज्यादा अल्फा रे, बीटा रे। मतलब ऐसा समझ लो कि एक कांच के बाउल में, एक कांच के बर्तन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल दिए, ढेर सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाले, यानी उसके पास ढेर सारी परमाणु है, ढेर सारा n है, ठीक है, ढेर सारा सक्रिय परमाणु है, तो उससे तेजी से अल्फा रे, बीटा रे निकलेगा, बहुत तेजी से निकलना, अल्फा रे निकल रहा है, बीटा रे निकल रहा है, गामा रे, इस तरह से बहुत तेजी से निकलते रहेगा। लेकिन जैसे n का मान घटते जाएगा, n का मान कम होगा, ऑटोमेटिक उसकी जो रेट है वो रेट कम हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है शुरुआत में उससे बहुत तेजी से अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे निकलती है, फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके निकलने की जो दर है वो दर जो है, रेट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि सक्रिय परमाणु की संख्या घटते जाती है। पहले n था, n0 था, फिर n होगा, फिर n माइनस dn, ऐसे करते करते कमते कमते चला जाता है। तो जैसे n का मान कमेगा, dn बाई dt का मान क्या होगा, कम जाएगा। बस बेसिक सा लॉ है ये, और यही लॉ हमको किसने दिया है, रदरफोर्ड और सोडी के मतलब नियम से ये पता चलता है, ठीक है। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस dn बाई dt। अब अगर इसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके देखें तो कुछ कांस्टेंट मिलेगा, यानी माइनस dn बाई dt जो है वो लेमडा इंटू n के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लेमडा इंटू n। माइनस dn बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट डाले, और वो कांस्टेंट क्या है, लेमडा। और इस लेमडा को हम कहते हैं क्षय नियतांक। क्या कहते हैं इसको हम,
6 नियतांक, ठीक है, डी के कांस्टेंट। और ये 6 नियतांक का जो मात्रक होता है, 6 नियतांक लेमडा का जो मात्रक होता है बाबू, ये नंबर है, ये भी एक नंबर है। तो बचा क्या, टाइम पीरियड है ना, तो सेकंड इनवर्स, टाइम नीचे सेकंड है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो इसका जो मात्रक होता है ना, इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। तो 6 नियतांक देख लो, यहां पे लेमडा को हम क्या बोलते हैं, 6 नियतांक। और लेमडा 6 नियतांक का जो मात्रक होता है ना, मात्रक क्या है, सेकंड इनवर्स होता है। क्लियर हो रहा बात। तो लेमडा एन इज इक्वल टू क्या मिला हमको, माइनस dn/dt। अगर हम इसी को और अच्छे तरीका से देखें तो n को हम इधर लेके चले जाएं और dt को उधर भेज दें, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, dn/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू dt माइनस ऑफ लेमडा इंटू dt। कोई दिक्कत, dn/n इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt। तो इतना तक के पहले लिख लो, उसके बाद फिर इसको साफ करके आगे बढ़ते हैं ना। ये माना मेरी जान, चलिए लिख लिए हैं, आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं ना। तो अभी आप यहां पे ये याद रखिएगा कि dn/n इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू dt आया है ना। अब उसके बाद इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें देना मगर किस लिए। चलिए आगे बढ़े। तो dn/n इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा dt, ये मिला हमको, ठीक है। अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करने के लिए कुछ हमको लिमिट्स चाहिए, तो वो लिमिट्स देखते हैं इस तरह से। मान लो इधर टाइम का लिमिट पुट होगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब t इज इक्वल टू 0 था, है ना, इनिशियल टाइम में t इज इक्वल टू कितना था, 0 था। तो हम क्या देखें कि जब t का मान 0 था, यानी t1 इज इक्वल टू 0 था, तो उस टाइम में जो हमारे पास सक्रिय परमाणु थे, एक्टिव परमाणु जो था, उसकी संख्या कितनी थी, n0। कितनी थी, n0। तो यहां पे n का चर्चा हो रहा है, सक्रिय परमाणु की चर्चा हो रही। तो शुरुआत के टाइम में सक्रिय परमाणु की संख्या कितनी थी, n0। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतते गया और कुछ टाइम के बाद, मतलब मान लो कि t टाइम के बाद, t3 इज इक्वल टू या t2 इज इक्वल टू t टाइम पे हम देखे थे, t2 इज इक्वल टू t टाइम पे देखे थे कि n0 का मान कितना हो गया था, n। तो बाद में इसका मान कितना हो गया बाबू, n। t बराबर 0 टाइम पे n0 था, और कुछ देर के बाद t टाइम पे इसका मान कितना हो गया, n हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये देखो 1/n है, तो 1/x का इंटीग्रेशन हमको पता है log x होता है, ठीक है। तो 1/n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, तो 1/n का इंटीग्रेशन हो जाएगा log n बेस, है ना, log बेस का e है, और बाकी जो लिमिट हमारा है वो लिमिट कहां से कहां तक है, n0 से n तक के है। यहां से देखेंगे माइनस को अगर बाहर निकाल ले और लेमडा भी बाहर निकल जाएगा, तो dt का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, t, और लिमिट इसका कहां से कहां तक है, 0 से t तक। अब इसमें हम पुट करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं, जो भी लिमिट है। तो पहले हम पुट करेंगे तो log, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो n आएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो log बेस e, ठीक है, log ऑफ n0 टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस लेमडा, t के जगह पे t रखेंगे और t के जगह पे 0 फिर रखेंगे, तो वैसे ही हो जाएगा, लेमडा t बचेगा, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला log a माइनस log b इज इक्वल टू क्या होता है, log a बाई b। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log a यानी n हो जाएगा, और b के जगह पे कितना हो जाएगा, n0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा t। अब हम चाहें तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, या फिर हम ऐसे भी कह लें कि अगर मान लो कि ये लॉग उठ करके इधर चला गया, ठीक है, यानी एंटी लॉग लेने पर, दोनों ओर एंटी लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, जब लॉग उठ करके इधर जाएगा तो एक्चुअल में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो इधर बचेगा n/n0,
और इधर जो है जैसे ये पहुंचेगा तो e पे पावर बन जाएगा माइनस लेमडा टी। यानी लॉग जब भी इधर जाएगा उठ करके, जैसे हम लोग ऐसे मान के चलो कि लॉग e टू द पावर y इज इक्वल टू, अगर x है तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है y इज इक्वल टू e पे पावर x। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या होता है, e पे पावर x होता है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला को यूज करके, या फिर एंटी लॉग आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है, एंटी लॉग लेने पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर बेस हमारा e हो तो, बाकी बेस जो भी रहेगा उसके पावर में चला जाएगा वो। तो n बाई एन नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, e पे पावर माइनस लेमडा टी। अब अगर हम यहां से n नॉट को भेज देंगे तो देयरफॉर n इज इक्वल टू हो जाएगा n नॉट e पे पावर माइनस ऑफ लेमडा टी। यही हम लोग को प्रूफ करना था, यही सोडी का नियम या फिर रदरफोर्ड का नियम है, कह लो n बराबर n नॉट e पे पावर माइनस लेमडा टी। अगर हम इस इक्वेशन में शुरुआत के टाइम में देखें कि जब t इज इक्वल टू 0 था, है ना, इसमें देखें अगर हम कि जब t इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो उस टाइम में हमारे पास एक्टिव मतलब एटम जो थे, सक्रिय परमाणु जो थी, उसकी संख्या कितनी थी। तो t बराबर जब 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो e पे पावर 0 आ जाएगा। किसी भी चीज पे पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो n इज इक्वल टू कितना बचेगा, n नॉट। और ये दिख भी रहा था हमको जब हमने माना था भी कुछ, t बराबर 0 पे n का मान कितना था, n नॉट था। तो t बराबर 0 पे n इज इक्वल टू कितना मिलेगा, n नॉट। मतलब शुरुआत में कोई भी परमाणु का क्षय नहीं हुआ, कोई भी रेडियो एक्टिव का क्षय नहीं हुआ, है ना, तो n इज इक्वल टू n नॉट। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है n नॉट जो है, इसको पूरी तरह से 0 होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ये n का मान जो है 0 कितना देर के बाद हो जाएगा। तो अगर हम t का मान इन्फिनिट पुट कर दे तो शायद हो सकता है। ठीक है, t का मान अगर हम इन्फिनिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e पे पावर इन्फिनिट हो जाएगा, माइनस इन्फिनिट आएगा, है ना। अगर हम देखें इसको n इज इक्वल टू n नॉट e पे पावर माइनस इन्फिनिट, इसको अगर हम लेके जाएंगे क्योंकि t की जगह पे इन्फिनिट रख के, इन्फिनिट से कोई भी नंबर में कोई भी चीज में गुना करेंगे तो इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लेके जब आएंगे n नॉट बाई e पे पावर माइनस इन्फिनिट, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, और e पे पावर इन्फिनिट जो है इन्फिनिट ही देगा, और 1 बाई इन्फिनिट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, इसलिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो n का मान 0, यानी n पूरी तरह से 6 कितने टाइम के बाद हो जाएगा, इन्फिनिट टाइम के बाद होगा। ठीक है, अनंत समय के बाद n का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। और t बराबर 0 टाइम में n का मान कितना था, n नॉट था। यानी पूरी तरह से इसको क्षय होने में अनंत समय लग सकता है, और ये अनंत समय कुछ भी हो सकता है, 200 साल, 300 साल, 400 साल, ठीक है, 1000 साल, या फिर उससे कम भी टाइम। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर डिपेंड करता है कि किसका हाफ एज क्या है, हाफ लाइफ क्या है और फुल लाइफ क्या है। ठीक है, चलिए तो आगे अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर इसमें हम ग्राफ की बात करें कि n और t के बीच में ग्राफ क्या होगा, है ना। जैसे मान लो ये हमारा टाइम का एक्सिस है और ये n है रेडियो एक्टिव में सक्रिय परमाणु का संख्या। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होता है बाबू कि जब t इज इक्वल टू 0 था तो n का मान किसके बराबर था, n नॉट के बराबर था, है ना। मतलब कहीं ना कहीं यहां पे कट रहा होगा, कोई भी कहीं पर t बराबर 0 तो पूरे y एक्सिस पे क्या होगा, t का मान 0 होगा। तो उस टाइम मान लो यहाँ पे n का मान कितना था, n नॉट था। अब ये n का मान 0 होने में, यानी n का मान n नॉट से घटते 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 0 होने में t का मान, यानी t का किस मान पे n का मान इन्फिनिट हो जाता है। तो हम लोग को पता है कि t का मान जब इन्फिनिट रख देंगे तो n का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो n नॉट को 0 होने में t का वैल्यू जो है अनंत होना चाहिए। तो लगभग इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे खिंचाता है। ठीक है, ये धीरे धीरे करके इस तरह से घटते 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 अनंत दूरी पर जाकर के, या t का मान अनंत होने पर ये क्या होता है, n नॉट का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो n और t के बीच का ये ग्राफ आप याद रख लो। इसी में एक होता है क्षय नियतांक, जो अभी हम लोग लेमडा के बारे में देख रहे थे, क्षय नियतांक। क्षय नियतांक, अगर हम क्षय नियतांक लेमडा को परिभाषित करें तो एक्चुअल में होता है लेमडा इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, अगर मान लो कि हम लेमडा इज इक्वल टू कितना रख ले, जैसे अभी हम देखे थे n बराबर n नॉट e पे पावर माइनस लेमडा t। तो अगर हम t के जगह पे 1/लेमडा रख ले, इसको हम ऐसे समझें कि अगर t इज इक्वल टू हम 1/लेमडा रखेंगे,
इस जगह पे अगर हम 1/λ रखेंगे तो n इज इक्वल टू मिलने वाला है n0 e पे पावर माइनस लेमडा, और t के जगह पे क्या रखना है हमको 1/λ रखना। लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, e पे पावर -1, और अगर हम n0 e पे पावर -1 को नीचे लेके जाएंगे तो e पे पावर क्या बन जाएगा, +1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या मिला, n0/e। तो हम 6 नियतांक को ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं कि 6 नियतांक जो है टाइम के व्युत्क्रम यानी समय के व्युत्क्रम का वो मान है जो किसी भी सक्रिय परमाणु को 1/e गुनी कम कर देती है। ठीक है, यानी हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि 6 नियतांक समय के व्युत्क्रम का वह मान है जो किसी भी सक्रिय परमाणु की संख्या को 1/e गुनी, कितना गुना देखो कम कर दे रहा है, 1/e गुनी कम कर देती है। ठीक है, समय का वो व्युत्क्रम मान, अगर हम देखा जाए t को इधर लेके आएंगे तो 1/t हो जाएगा ना, तो लेमडा जो है एक्चुअल में वो 1/t है जो किसी भी n को n0/e कर देती है। मतलब जो उसका पहले से t बराबर 0 टाइम पे जो उसकी सक्रिय की संख्या थी, जितना भी नंबर होगा 1 लाख 2 लाख जो भी होगा, उसका वो 1/e गुना कम कर देता है। ठीक है, तो 6 नियतांक समय के व्युत्क्रम का वो मान है जो किसी भी सक्रिय परमाणु की संख्या को 1/e गुनी कम कर देती है ना। तो ये दो बात आप यहां पे याद रखोगे, एक 6 नियतांक और दूसरा n और t से रिलेटेड जो भी था ग्राफ n और t के बीच का, वो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लो। उसके बाद हम लोग हाफ लाइफ पे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं ना। अब देखते हैं हम लोग हाफ लाइफ क्या होता है, अर्ध आयु किसे कहते हैं। ठीक है, तो अर्ध आयु सिंपल सी बात है कि जितने समय में कोई भी नाभिक या कोई भी सक्रिय परमाणु की संख्या घटकर आधी हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, अर्ध आयु बोलेंगे, है ना। जितने समय में नाभिक की संख्या घटकर आधी हो जाती है, जितने समय में, इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जितने समय में नाभिक की संख्या, ठीक है, अवघटित नाभिक लिख सकते हैं, डीके नाभिक, है ना, अवघटित नाभिक की संख्या घटकर आधी हो जाती है, उसे अर्ध आयु कहते हैं। नाम से लग रहा है अर्ध आयु, मतलब जितना देर में आधा हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अर्ध आयु कहेंगे ना। उस आधी हो जाती है उसे अर्ध आयु कहते हैं। ठीक है, उसे अर्ध आयु कहते हैं। तो जितने समय में नाभिक की संख्या घटकर आधी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। और अर्ध आयु का मतलब है कि नाभिक का संख्या घट के आधा होना चाहिए। तो हम लोग को पता है कि t बराबर 0 टाइम पे नाभिक की संख्या n बराबर कितना था, n0। अब ये n0 का मान यानी n का मान आधा होगा, यानी क्या हो जाएगा, n0 जो है n0/2 के बराबर हो जाएगा। और n0/2 के बराबर जितना टाइम में होता है उसी टाइम को हम क्या बोलेंगे, अर्ध आयु। तो मान लो कि ये n का मान जो है n0/2 होने में इसको जो टाइम लग रहा है वो t = t टाइम लग रहा है ना। और ये t जो है वो एक्चुअल में क्या है, मतलब t हाफ है। ठीक है, समझ लो ऐसे करके कि t हाफ जो है वो किसके बराबर है, t के बराबर। मतलब अर्ध आयु जो है वो t के बराबर है और t टाइम में कोई भी नाभिक जो है घट करके n0/2 हो जा रही है, मतलब आधी हो जा रही है। अब इस पर एक रिलेशन है कि मतलब अर्ध आयु और 6 नियतांक के बीच में संबंध क्या होता है। ठीक है, यानी कि t और लेमडा के बीच में, t एंड लेमडा, 6 नियतांक को किससे लिखते हैं, लेमडा से, और अर्ध आयु को हमने किससे लिखा है, t से। ठीक है, अर्ध आयु हाफ लाइफ जिसको हम t माने हैं अभी यहाँ पे। तो t और लेमडा के बीच में रिलेशन एक होता है। ठीक है, वो रिलेशन को फाइंड करते हैं। तो चूंकि हम लोग जानते क्या है कि n बराबर क्या होता है, n0 e पे पावर माइनस ऑफ लेमडा t। ठीक है, n बराबर क्या जानते हैं, n0 e पे पावर माइनस ऑफ लेमडा t।
अब देखो क्या हो रहा है कि n का मान घट के कितना हो जा रहा है, n नॉट बाई 2 हो जा रहा है। तो अगर हम n के जगह पे n नॉट बाई 2 पुट कर दे इज इक्वल टू n नॉट ई पे पावर माइनस ऑफ लेमडा, और t जो है, t एक्चुअल में जो टाइम पीरियड है n नॉट बाई 2 होने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल T के बराबर। तो कैपिटल T रख दिए, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं। n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1/2 इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस लेमडा टी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसको पलट करके लिख दे, जैसे ई पे पावर माइनस में लेमडा टी है ना, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/e पे पावर लेमडा टी। अरे हाँ ना तो बोलो, 1/e पे पावर लेमडा टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जब दोनों को हम पलट देंगे तो एक्चुअल में ये ऐसे नहीं हो जाएगा, 2 बराबर ई पे पावर लेमडा टी, कोई दिक्कत। तो 2 बराबर क्या मिला हमको, ई पे पावर लेमडा टी। अब हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो जब हम इधर लॉग लगाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, log ऑफ 2 टू द बेस e, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 2 है, इज इक्वल टू, इधर लॉग लगाएंगे बाबू तो क्या होगा, log ऑफ e पे पावर लेमडा टी टू द बेस e। अब देखो ये जो है एक तरह का फॉर्मूला होता है कि अगर मान लो कि log ऑफ e पे पावर x टू द बेस e है तो ये एक्चुअल में x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, x के बराबर। ये लॉगरिथमिक का है, लॉगरिथमिक फंक्शन में ये चीज पढ़ना होता है, एक फॉर्मूला है, बेसिक रूल है कि log ऑफ e पे पावर x टू द बेस e इज इक्वल टू कितना होता है, x होता है, ठीक है। तो अगर हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल यहां पे करें तो देख रहे हैं कि यहां पे e पे पावर लेमडा टी है, यहां पे e पे पावर कितना था, x था, तो बाहर कितना निकला, x निकला, और यहां पे e पे पावर क्या है, लेमडा टी है, तो बाहर कितना निकलेगा, यहां पे लेमडा टी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी है ना, तो लेमडा टी। और इधर देख रहे हैं तो इधर क्या है, log बेस e 2, ठीक है, log ऑफ 2 मतलब टू द बेस e इज इक्वल टू लेमडा टी। अब हम लोग को क्या निकालना था, हाफ लाइफ निकालना था, तो t का मान निकालेंगे, देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो t का मान निकालेंगे तो log 2 बाई लेमडा हो जाएगा, मतलब लेमडा आउट करके इधर चला आया, लेमडा आउट करके इधर आएगा, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा log बेस e 2 इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है। ये हमारा जो है अर्ध आयु का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका मान रख दें, log 2 का मान रख दें यहाँ पे, तो हो जाएगा t बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.693 होता है log 2 का वैल्यू, और बटा क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। तो t बराबर 0.693 बाई लेमडा, या फिर t बराबर log ऑफ 2 टू द बेस e बाई लेमडा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। चलिए तो इसको आप लिख लीजिए। अब इसी में सवाल जैसे मान लीजिए कि लेमडा दिया हुआ है, कोई भी ऐसा रेडियो एक्टिव 6 है जिसका 6 नियतांक लेमडा का वैल्यू पता है, हमसे पूछ लिया अर्ध आयु क्या होगा, फाइंड कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो इसको। अब देखो बाबू इसी में एक होता है, देखो हाफ लाइफ हो गया, अब इसी में होता है माध्य आयु, ठीक है। तो माध्य आयु यानी एवरेज लाइफ, माध्य आयु, एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ क्या होता है, सिंपल है कि मतलब 6 नियतांक का जो व्युत्क्रम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज लाइफ कहते हैं, मतलब लेमडा का उल्टा। तो एवरेज लाइफ को अगर हम TA से लिखे, एवरेज मतलब टाइम पीरियड इज इक्वल टू जो होता है वो 1 बाई लेमडा के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, 1 बाई लेमडा के बराबर होता है। अब अगर हम एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ को कंपेयर करें तो देख रहे हैं क्या कि t इज इक्वल टू था 1 बाई लॉग, मतलब log 2 बाई लेमडा, ठीक है। और 1 बाई लेमडा जो है वो किसके बराबर है, t एवरेज के बराबर। तो अगर हम अर्ध आयु वाले फॉर्मूला में, अर्ध आयु का जो फॉर्मूला है हमारे पास, t बराबर log 2 बाई लेमडा, तो अगर यहां पे हम कुछ नहीं तो ऊपर 1 बाई लेमडा की जगह पे t एवरेज रख दे तो देयरफॉर t इज इक्वल टू कह सकते हैं कि log बेस e 2, और 1 बाई लेमडा की जगह पे हम क्या रखें, t एवरेज रख दिए, ठीक है, TA।
और या तो हम इसका वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 0.693, तो हम इसी को कह सकते हैं ऐसे t इज इक्वल टू 0.693 इंटू टी एवरेज। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब जैसे इसी में मान लो कि कोई एक सवाल ले लेते हैं कि किसी रेडियो एक्टिव का जो क्षय है या रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसका जो हाफ लाइफ है टी जो है वो दिया हुआ है 1600 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 1600 वर्ष। और आपसे पूछा गया कि उसका माध्य आयु क्या होगा, टी ए कितना होगा। फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है 1600 वर्ष, और हमसे क्या पूछा गया, इसका माध्य आयु बताइए, टी ए का मान क्या होगा। तो अगर हम यहां से टी ए निकाले इस फॉर्मूला का यूज करके, तो चूंकि टी ए बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला बाबू की टी बाई 0.693। अब टी का मान यहां पे हम रखेंगे 1600 और उसके बाद 0.693 रख करके पुट करेंगे और इसको हम डिवाइड करते हैं तो लगभग ये जो आने वाला है वैल्यू वो 2309 साल हो जाएगा। सोच लो 2309 साल में कितना खानदान निकल जाएगा, पोथा का पोथा निकल जाएगा, तब जाकर के इसका जो है, यानी 2309 साल इसका जो है माध्य आयु, 1600 साल इसका अर्ध आयु था। 1600 साल के बाद ये नाभिक जो है n से n0/2 यानी n0 से n0/2 होगा, घट करके आधा होगा। तो इस तरह से इसमें सवाल बनता है, एक बेसिक टाइप का सवाल बनता है जो आपके बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे फिर अगले